वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं लता मंगेशकर जी के ऊपर। और कहते हैं कि कुछ भी हो जाए और वो लोग हमेशा हमारे बीच में रहते हैं, जो अपने लहजे को और अपने जो इखलाक होता है उसको बेहतरीन बनाते हैं। सो लता मंगेशकर जी भी एक ऐसी लेजेंड हैं जिन्होंने अपना घर जो है करोड़ों लाखों अरबों लोगों के दिलों में बना लिया है। तो आज उनकी डेथ हो गई है और बहुत ही अफसोस की बात है, दुख की बात है कि आज वो इस दुनिया में नहीं रही हैं हमारे बीच में। लेकिन जाहिर सी बात, उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। तो लेकिन ये है कि चाहे एज कम हो या फिर ज़्यादा एज हो, लेकिन जो अच्छे इंसान होते हैं उनके जाने का दुख हमेशा रहता है। तो आज का हम वीडियो देखेंगे लता मंगेशकर जी की ऊपर, और उनसे रिलेटेड हम काफ़ी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं, वीडियो को देखते हैं। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड बारे में मशहूर था कि वो न तो कभी सार्वजनिक तौर पर रोते थे और न ही किसी दूसरे का इस तरह रोना पसंद करते थे। लेकिन 27 जनवरी 1963 को जब लता मंगेशकर ने कवि प्रदीप का लिखा ये गाना गाया तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। गाने के बाद लता स्टेज के पीछे कॉफी पी रही थी। तभी निर्देशक महबूब खान ने लता से आकर कहा कि तुम्हें पंडित जी बुला रहे हैं। महबूब ने लता को नेहरू के सामने ले जाकर कहा, ये रही हमारी लता, आपको कैसा लगा इसका गाना? नेहरू ने कहा, बहुत अच्छा, इस लड़की ने मेरी आंखों में पानी ला दिया। और उन्होंने लता को गले लगा लिया। फौरन ही इस गाने के मास्टर टेप को विविध भारती के स्टेशन पहुंचाया गया और रिकॉर्ड समय में HMV उसका रिकॉर्ड बनवाकर बाजार में ले आई। देखते देखते ये गाना एक तरह का नेशनल रेज बन गया। 1949 में अंदाज रिलीज होने के बाद से संगीत चार्ट के पहले 5 स्थान हमेशा लता मंगेशकर के ही नाम रहे। हालांकि लता जब 80 साल की हुई तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उनके करियर में पंख लगे राज कपूर नरगिस की फिल्म बरसात आने के बाद। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। असल में जब 1948 में महल रिलीज हुई तो गीता रॉय को छोड़कर एक एक कर लता मंगेशकर के सभी प्रतिद्वंदी शमशाद बेगम, जोहराबाई अंबालावाली, पारुल घोष और अमीरबाई कर्नाटकी उनके रास्ते से हटती चली गई। जब 1950 में उन्होंने आएगा आने वाला गाया तो ऑल इंडिया रेडियो पर फिल्म संगीत बजाने पर मनाही थी। उस समय रेडियो सिलोन भी नहीं था। भारतवासियों ने पहली बार रेडियो गोवा पर लता की आवाज सुनी। गोवा उस समय पुर्तगाल के कब्जे में था। भारतीय सेनाओं ने उसे 1961 में जाकर आजाद करवाया। आएगा, 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 आएगा आने वाला, आएगा। जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित जसराज एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। एक बार मैं बड़े गुलाम अली खां से मिलने अमृतसर गया। हम लोग बातें कर ही रहे थे कि ट्रांजिस्टर पर लता का गाना ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया सुनाई पड़ा। खां साहब बात करते करते एकदम चुप हो गए और जब गाना खत्म हुआ तो बोले, कमबख्त कभी बेसुरी होती ही नहीं। इस टिप्पणी में पिता का प्यार भी था और एक 5 साल की उम्र में हुई थी। नसरीन मुन्नी कबीर की किताब लता इन हर ओन वॉइस में खुद लता बताती है, मैं अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर को गाते देखती थी, लेकिन उनके सामने मेरी गाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। एक बार वो अपने एक शागिर्द को राग पूरिया धनाश्री सिखा रहे थे। किसी वजह से वो थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चले गए। मैं बाहर खेल रही थी। मैंने बाबा के शिष्य को गाते हुए सुना। मुझे लगा कि लड़का ढंग से नहीं गा रहा है। मैं उसके पास गई और उसके सामने गाकर बताया कि इसे इस तरह से गाया जाता है। वो बताती है। जब मेरे पिता वापस आए तो उन्होंने दरवाजे की ओर से मुझे गाते हुए सुना। उन्होंने मेरी माँ को बुलाकर कहा
हमें ये पता नहीं था कि हमारे घर में एक अच्छी गायिका है। अगले दिन सुबह 6 बजे बाबा ने मुझे जगा कर कहा, तानपुरा उठाओ, आज से तुम गाना सीखोगी। उन्होंने पूरिया धनाश्री राग से ही शुरुआत की। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 5 साल थी। यूं तो लता मंगेशकर ने कई संगीतकारों के साथ काम किया है, लेकिन गुलाम हैदर के लिए उनके मन में खास जगह थी। उन्होंने उन्हें एक सीख दी थी कि बीट पर आने वाले बोलों पर थोड़ा सा ज्यादा वजन देना चाहिए, इससे गाना उठता है। हरीश भिमानी अपनी किताब लता दीदी अजीब दास्तां है ये में लिखते हैं, अनिल दा इस बात पर बहुत जोर देते थे कि गीत गाते समय सांस कहाँ पर तोड़नी चाहिए कि सुनने वाले को वो खटके नहीं। अनिल बिस्वास ने लता को सिखाया कि 2 शब्दों के बीच सांस लेते समय हौले से चेहरा माइक्रोफोन से दूर ले जाओ, सांस लो और तुरंत यथास्थान लौटकर गाना जारी रखो। माइक से आंख में चौली की इस प्रक्रिया में आखिरी शब्द का अंतिम अक्षर और नए शब्द का पहला अक्षर दोनों जरा जोर से गाने चाहिए। लता के सुरीलेपन के अलावा उर्दू भाषा के उनके बेहतरीन तलफ्फुज ने भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसका श्रेय कायदे से दिलीप कुमार को दिया जाना चाहिए। हरीश भिमानी अपनी किताब लता दीदी अजीब दास्तां है ये में लिखते हैं, एक दिन अनिल बिस्वास और लता मुंबई की लोकल ट्रेन से गोरेगांव जा रहे थे। इत्तेफाक से उसी ट्रेन में बांद्रा स्टेशन से दिलीप कुमार चढ़े। जब अनिल बिस्वास ने नई गायिका का दिलीप कुमार से परिचय कराया तो वो बोले, मराठी लोगों के मुंह से दाल भात की महक आती है, वो उर्दू का बघार क्या जाने। इस बात को लता ने एक चुनौती की तरह लिया। इसके बाद शफी साहब ने उनके लिए मौलवी उस्ताद की व्यवस्था की, जिनका नाम महबूब था। लता ने उनसे उर्दू की बारीकियां सीखी। लता की आवाज की एक और खासियत थी उसका लगातार युवा होते जाना। 1961 में आई जंगली फिल्म में सायरा बानो के लिए उन्होंने कश्मीर की कली हूं गाया था। तब उनका स्वर जितना मादक और कमसिन लगा था, वो उतना ही उसके 12 बरस बाद फिल्म अनामिका में भी लगा था, जब उन्होंने जया भादुड़ी के लिए बाहों में चले आओ गाया था। बाहों में चले आओ, हमसे सनम क्या पर्दा। उनके बारे में एक कहानी मशहूर है कि 1958 में महबूब खां अमेरिका में ऑस्कर समारोह में भाग लेने लॉस एंजलिस गए हुए थे। समारोह के 2 दिन बाद वहीं उन्हें दिल का दौरा पड़ा। राजू भारतन लता मंगेशकर की जीवनी में लिखते हैं, लता ने उन्हें बंबई से फोन किया। हालचाल पूछने के बाद महबूब साहब ने कहा, आपका एक गीत सुनने का बहुत मन कर रहा है, पर इस मुल्क में उसका रिकॉर्ड कहां से लाऊं। लता ने उनसे पूछा वो कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, और फिर महबूब साहब की फरमाइश पर टेलीफोन पर ही रसिक बलमा गुनगुना दिया। 1 हफ्ते बाद लता ने फिर एक बार वो गाना महबूब को सुनाया। महबूब साहब के ठीक होने में इस गाने का कितना योगदान था, ये तो ईश्वर ही बता सकता है। लेकिन तब से लता के लिए ये गीत इस भारत में रही और बाद में पाकिस्तान चली गई नूरजहां और लता मंगेशकर के बीच करीबी दोस्ती थी। एक बार जब लता 1952 में अमृतसर गईं, तो इनकी इच्छा हुई कि वो नूरजहां से मिले, जो कि सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर लाहौर में रहती थी। फौरन उनको फोन लगाया और दोनों ने घंटों फोन पर बात की, और फिर तय हुआ कि दोनों भारत पाकिस्तान सीमा पर एक दूसरे से मिलेंगे। मशहूर संगीतकार सी रामचंद्र अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मैंने अपने संपर्कों से ये बैठक अरेंज कराई। ये मुलाकात वाघा सीमा के पास उस जगह हुई जिसे सेना की भाषा में नो मैन्स लैंड कहा जाता है। जैसे ही नूरजहां ने लता को देखा, वो दौड़ती हुई आई और किसी बिछड़े हुए दोस्त की तरह उन्हें जोर से भींच लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। हम लोग भी जो ये नजारा देख रहे थे अपने आंसू नहीं रोक पाए, यहाँ तक कि दोनों तरफ के सैनिक भी रोने लगे। नूरजहां लता के लिए लाहौर से बिरयानी और मिठाई लाई थी। नूरजहां के पति भी उनके साथ थे। लता के साथ उनकी दोनों बहनें मीना और उषा और उनकी एक दोस्त मंगला थी। ये घटना बताती है कि संगीत के लिए कोई भी चीज बाधा नहीं होती।
यूं तो लता ने कई गायकों के साथ गाया, लेकिन मोहम्मद रफी के साथ गाए उनके गानों को लोगों ने बहुत पसंद किया। 60 के दशक में उनके गानों की रॉयल्टी को लेकर रफी साहब से मतभेद हो गए। उस लड़ाई में मुकेश, तलत महमूद, किशोर कुमार और मन्ना डे लता के साथ थे, जबकि आशा भोसले मोहम्मद रफी का साथ दे रही थी। 4 सालों तक दोनों ने एक दूसरे का बॉयकॉट किया और फिर सचिन देव बर्मन ने दोनों की सुलह कराई। सचिन देव बर्मन भी लता को बहुत पसंद करते थे। जब वो उनके गाने से खुश होते थे तो उनकी पीठ थपथपाते और उन्हें पान पेश करते। सचिन दा पान के बहुत शौकीन थे और उनके साथ एक पानदान चला करता था, लेकिन वो किसी को भी अपना पान नहीं देते थे। अगर वो किसी को पान दे दें तो समझिए कि वो आपसे बहुत खुश है। लेकिन एक बार सचिन देव बर्मन और लता मंगेशकर के बीच लड़ाई हो गई। हुआ ये कि मिस इंडिया फिल्म में लता ने एक गाना गाया। बर्मन ने कहा कि वो चाहते हैं कि लता से सॉफ्ट मूड में गाएं। लता ने कहा मैं गा दूंगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूं। कुछ दिनों बाद बर्मन ने किसी को लता के पास रिकॉर्डिंग की तारीख तय करने के लिए भेजा। उस व्यक्ति ने सचिन देव बर्मन से ये कहने की बजाय कि लता व्यस्त हैं, ये कह दिया कि लता ने ये गाना गाने से इनकार कर दिया। दादा नाराज हो गए और बोले कि वो लता के साथ फिर कभी काम नहीं करेंगे। लता ने भी उन्हें फोन कर कहा, आपको यह ऐलान करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आपके साथ काम नहीं करूंगी। कई सालों बाद दोनों के बीच गलतफहमी दूर हुई और फिर लता ने बंदनी फिल्म में उनके लिए मोरा गोरा अंग लैले गाया। मोरा गोरा अंग लैले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। लता मंगेशकर क्रिकेट की बहुत शौकीन थी। उन्होंने पहली बार 1946 में मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में टेस्ट मैच देखा था। उन्होंने एक बार इंग्लैंड में ओवल मैदान पर इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच भी एक टेस्ट मैच देखा था। क्रिकेट के महानतम खिलाड़ी डॉन ब्रैडमैन ने उन्हें अपना हस्ताक्षर किया हुआ चित्र भेंट किया था। लता मंगेशकर के पास कारों का अच्छा कलेक्शन था। उन्होंने अपनी पहली कार सिलेटी रंग की हिलमैन खरीदी थी, जिसके लिए उन्होंने उस जमाने में 8,000 रुपए खर्च किए थे। उस जमाने में उनको हर गाने के लिए 200 से 500 रुपए मिलते थे। 1964 में संगम फिल्म में उनको हर गाने के लिए 2,000 रुपए मिलने लगे थे। फिर उन्होंने हिलमैन बेचकर नीले रंग की शेवरले कार खरीदी थी। जब लता ने यश चोपड़ा की फिल्म वीर ज़ारा के लिए गाने गाए तो उन्होंने चोपड़ा द्वारा दिए गए पारिश्रमिक को ये कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि वो उनके भाई की तरह है। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो यश चोपड़ा ने उन्हें उपहार के तौर पर एक मर्सिडीज कार भिजवा दी। अपने जीवन के अंतिम दिनों तक लता उसी कार पर चढ़ती रही। लता मंगेशकर को हीरे और पन्नों का भी बहुत शौक था। अपनी कमाई से उन्होंने 1948 में 700 रुपए में अपने लिए हीरे की अंगूठी बनवाई थी। वो उसे अपने बाएं हाथ की तीसरी उंगली में पहना करती थी। उन्हें सोने से कभी प्यार नहीं रहा। हाँ, वो सोने की पाजेब जरूर पहना करती थी। इसकी सलाह उन्हें मशहूर गीतकार नरेंद्र शर्मा ने दी थी। लता को जासूसी उपन्यास पढ़ने का भी बहुत शौक था और उनके पास शर्लक होम्स की सभी किताबों का संग्रह था। लता मंगेशकर को मिठाइयों में सबसे ज्यादा जलेबी पसंद थी। एक जमाने में उन्हें इंदौर का गुलाब जामुन और दही बड़ा भी बहुत भाते थे। गोवन फिश करी और समुद्री झींगे की भी वो बहुत शौकीन थी। वो सूजी का हलवा भी बहुत उम्दा बनाती थी। उनके हाथ का मटन पसंदा जिसने भी खाया था वो उसे कभी नहीं भूल पाया। वो समोसे की भी शौकीन थी, लेकिन आलू के नहीं बल्कि कीमे के। कम लोग सोच सकते हैं कि लता मंगेशकर को गोलगप्पे बहुत पसंद थे। उन्हें नींबू का अचार और ज्वार की रोटी भी बहुत अच्छी लगती थी। आज भारत में लता मंगेशकर को पूजने की हद तक प्यार किया जाता है। बहुत से लोग उनकी आवाज को ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार मानते हैं। लता को फिल्मों के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से 1989 और भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से 2001 में सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर को सबसे बड़ा ट्रिब्यूट दिया था मशहूर गीतकार
मजरूर सुल्तानपुरी ने लता मंगेशकर शीर्षक से लिखी नज्म में उन्होंने लिखा था, जहां रंग न खुशबू है कोई, तेरे होठों से महक जाते हैं अफकार मेरे, मेरे लफ्जों को जो छू लेती है आवाज तेरी, सरहदें तोड़ कर उड़ाते हैं अशहार मेरे। नाम गुम जाएगा। रेहान फतल, BBC, दिल्ली। मेरी आवाज़ ही फ्रेंड्स, ये वीडियो लता मंगेशकर जी से रिलेटेड थी और उनके सारे ही गाने बहुत ज़्यादा हिट रहे हैं अपने वक्त में और आज तक उनको लोग सुनना पसंद करते हैं और वो सुनते भी हैं उनको। लता मंगेशकर जी के सॉन्ग्स ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सुने जाते हैं और उनको जो है वो मतलब कि इसमें जो बताया कि जब नूरजहान से वो मिलने मतलब वो नूरजहान से इतनी क्लोज़ थी कि उनको जब वो अमृतसर गई तो उनको नूरजहान की याद आई तो उन्होंने कहा कि मैं मिलने जाती हूँ। तो उनसे कॉल पे बात की और फिर उसके बाद उनसे मिलने वाघा बॉर्डर तक आई और वहाँ पर दोनों मिली। नूरजहान उनके लिए चीज़ें लेकर आई, मतलब कि उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी कि उनसे लोग मिलना चाहते थे और उनसे उनके लिए चीज़ें लेकर आना चाहते थे और उनका अखलाक ऐसा था कि हर किसी को उन्होंने दीवाना बनाया हुआ था अपना। तो अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ें देखकर, खुशी होती है कि हर किसी जो एक अच्छा इंसान है उसके लिए लोग ख्वाहिश करते हैं बहुत कुछ करने की। तो खैर उनकी ये जो डेथ है ये बहुत ही बड़ा एक मैं कह सकती हूँ लॉस है, स्पेशली इंडिया के लिए। और भारत रत्न के नाम से उनको अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो मतलब कि इस तरह की थी ये, कोई अवार्ड कोई आम अवार्ड नहीं होता जो कि मतलब हर किसी को दे दिया जाए, तो उनमें कोई तो ऐसी बात थी। तो और उनकी आवाज़ में एक जादू था। उन्होंने पैट्रियोटिक सॉन्ग्स भी बहुत ज़्यादा गाए हैं जो कि आज तक लोग उनको सुनते हैं, स्पेशली जब कोई बड़ा इवेंट होता है भारत का तो उसमें लोग सुनना पसंद करते हैं। तो मतलब उनको बचपन से ही शौक़ था ये सॉन्ग सुनने का, गाने का स्पेशली। और उनके फादर जो हैं वो इंस्पायर्ड हुए उनकी आवाज़ से और उन्होंने उनको सिखाना शुरू कर दिया। और बड़ी बात है कि 5 साल की एज में उन्होंने स्टार्ट किया था। और दूसरी बात ये है कि दूसरी बात ये है कि इन लोगों ने जो आज इनकी डेथ हुई है ये एक बहुत ही बड़ा एक कहते हैं ना लॉस होना इंसान की, किसी के जाने से। मौत तो ऐसा वाकई वाजिब है और हर किसी पे मौत आनी है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको मौत नहीं आएगी। जब हमसे बड़े और हॉली पीपल जो हैं वो लोग जा चुके हैं इस दुनिया से तो फिर हम लोगों को भी जाना है। वो कोई छोटी उम्र में जाता है तो कोई बड़ी उम्र में जाता है, लेकिन बड़ी बात है उनको कुदरत ने उनको इतनी उम्र बख्शी कि वो 96 ईयर्स या फिर 94 ईयर्स ऑलमोस्ट वो जी कर गई है। मतलब 29 में वो पैदा हुई थी और उस टाइम तो पाकिस्तान भी नहीं था, सिर्फ भारत था। और उसके बाद जो है उन्होंने कितने साल तक वो जवान हुई तब भी भारत और पाकिस्तान एक ही था। लेकिन उसके बाद जब वो उनकी आवाज़ के जादू खिलने लगे तो बाउंड्रीज के उस पार भी और इस पार भी जब बाउंड्री बन गई तो उसके बाद लोग जो हैं उनको फिर भी चाहने लगे। और मैं समझती हूँ कि जो गाने होते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं होती है, कोई बाउंड्री नहीं होती है। आपको जो प्यार होता है ना, आपको जो गाने वाला या मूवी फिल्म एक्टर होता है वो किसी भी कंट्री से होता है, उसकी एक रिस्पेक्ट होती है। और मुझे लगता है कि इंडिया में ये लोग लता मंगेशकर जी के इतने चाहने वाले जितने पाकिस्तान में हैं और पूरी दुनिया में हैं, ये उनके लिए एक ऑनर की बात है। और हमारे लिए ऑनर की बात है कि हम उनकी आवाज़ सुना करते थे और बचपन से ही उनकी आवाज़ सुनते हुए बड़े हुए हैं। बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो कि हमने उनकी आवाज़ में सुने हैं और हर सॉन्ग में अपना ही एक जादू होता है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा उनके सॉन्ग्स वगैरह। तो बस मैं यही कहूँगी कि उनकी रूह को जो है वो उनके घर वालों को सब्र मिले और उनकी रूह जो है वो सवाले सवाब मिले। और बस मैं यही कहूँगी कि दुख तो हुआ, उनकी जाने का दुख बहुत है, जैसे कोई अपना चला गया हो। लेकिन यह है कि
वो हमेशा हमारी यादों में याद रहेंगी। और आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।